हाय वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो इसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं चाइना, मैक्सिको और जिम्बाब्वे के बारे में। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर को मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चाइना में क्या था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात हुई थी इसमें। तो चाइना में क्या हुआ था, इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और जो इलेक्टेड लोग होते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के में जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ वन पार्टी रूल है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी है। और अगर आपको नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जाना है, टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल चाहिए होगा, आपको उनका मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पार्टी नहीं है वहाँ। तो इससे क्या होगा, जो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन की बात होती है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको एक ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना में, उसी के रूल्स रेगुलेशंस, उसी की जो आइडियोलॉजी है उसी को लेकर चलना पड़ता है। अगर आप उसकी आइडियोलॉजी से खुश नहीं हैं या उसकी आइडियोलॉजी लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी आपको वही आइडियोलॉजी लेके चलना पड़ता है। ठीक है, वहाँ इलेक्शंस तो होते हैं हर 5 साल में, जो डेमोक्रेसी में होने चाहिए, लेकिन वन पार्टी सिस्टम ने उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनने दिया। फिर मैंने आपको बताया था अबाउट मैक्सिको। मैक्सिको में क्या है, मैक्सिको में एक पार्टी है जो कि क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, दैट इज़ पीआरआई। वो हर इलेक्शन जीतती थी, यूज टू विन ऑल द इलेक्शन। पीआरआई यूज्ड मेनली डर्टी ट्रिक्स टू विन। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है वो हर इलेक्शन इसलिए जीतती थी क्योंकि वो डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करते थे। ठीक है, क्या कभी ऐसा करते थे कि वो इलेक्ट्रल कंपटीशन के रिजल्ट को चेंज कर देते थे या कुछ गलत मीन्स का यूज़ करके इलेक्शन जीतते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही जगह चाइना और मैक्सिको में जो फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन की बात होती है डेमोक्रेसी में, वो यहाँ नहीं है। तो ये जो सेकंड फीचर था, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ओके, नाउ हम जाते हैं दूसरे केस स्टडी की ओर को। मैंने आपको एक और केस स्टडी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे हिस्ट्री में, तो हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ ओल्ड एरा में क्या था कि लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स इक्वल नहीं थे। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ देखने को मिलता है, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी क्या कहता है कि हर एक जो एडल्ट सिटीजन है उसके पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेंस को क्या थी, वोटिंग राइट नहीं थे। एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, और उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी से क्या मिला, राइट टू वोट मिला। फिजी में जो इंडिजीनियस फिजी हैं उनके वोटिंग राइट्स की वैल्यू इंडियन फिजियन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिजीनियस फिजी और इंडियन फिजियन कौन थे। तो इंडियन फिजियन वो फिजी थे, इंडियन थे, जो फिजी में एज अ लेबर, ठीक है, या एज अ क्या कह सकते हैं आप, छोटे काम करने वालों की तरह फिजी में ले गए थे, जहाँ उनसे काम कराया गया था और वो वहीं बस गए थे, तो उन्हें इंडियन फिजियन कहा जाता है। और इंडिजीनियस फिजी यानी कि वहाँ के जो नेटिव्स थे। तो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं देखने को मिलता इन तीनों कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी में। ओके, फिर हमने डिस्कस करा था अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जिसमें हमने जिम्बाब्वे के केस स्टडी ली थी। तो जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1980 में। और वहाँ पर रूल कौन सी पार्टी करती थी उसके बाद, जानु पीएफ पार्टी, जिसको लीड करते थे रॉबर्ट मुगाबे। तो उन्होंने क्या करा, रॉबर्ट मुगाबे ने, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी बार चेंज करा अपने फेवर में। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उन्हें काफ़ी हैरेस करा। प्रोटेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, जो भी कोई उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता था उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। जो टेलीविज़न और रेडियो थे उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। और जुडिशरी वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम था उसको भी गवर्नमेंट क्या करने लगी, इग्नोर करने लगी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड करा, इस तरह से चेंज करा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रूल ऑफ लॉ है और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एक पार्टी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही थी,
ज़ानू पीएफ पार्टी वो पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, काफ़ी मिलजुल के इसके लिए प्रोटेस्ट करा था और काफ़ी पॉपुलर पार्टी थी वहाँ की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करा। ठीक है, सो इस समय क्या देखने को मिलता है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। ठीक है, और एक हमने एक फीचर देखा था लास्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किस तरह से रूल करना चाहिए, लिमिट में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की लिमिट में रहकर, और सिटीजन राइट्स की को हानि ना हो इस लिमिट में रहकर उन्हें क्या करना चाहिए, रूल करना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बताया था, जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी की, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। डेमोक्रेसी जैसी हम आज देखते हैं वैसी बहुत साल पहले नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि वो डेमोक्रेसी जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जो रूलर्स होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, हम इलेक्ट करते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, एक मास ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। सो वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ नेसेसरी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर किसी के डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना या किसी के डिसीज़न को सुनना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, एंड पीपल डज नॉट हैव टाइम, डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक डिसीजंस। और कई लोगों के पास टाइम नहीं होता, डिज़ायर नहीं होती, स्किल्स नहीं होते डिसीज़न लेने के लिए। तो उसमें से हम क्या करते हैं, इतने सारे लोग मिलकर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है, जो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेता है। डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी के बारे में भी बताया था आपको। ठीक है, तो डेमोक्रेसी यानी कि प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से यूज़ करना ही गुड डेमोक्रेसी कहलाती है। जैसे कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। हमें उन लोगों की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, कंसेंट लेनी चाहिए जो हमारे डिसीजन से, यानी कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, यानी कि जो रूलर्स हैं, उनके डिसीजन से जिन पे अफेक्ट पड़ता हो। नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी वी द पीपल मेक इट। यानी कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी तब तक नहीं होती जब तक वहाँ के लोग उसे परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बनाते। ठीक है, आप नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी है जब तक वहाँ के लोग ही नहीं बनाएंगे उससे परफेक्ट डेमोक्रेसी, तो कैसे हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। नाउ हम नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वहाँ से हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर हो गया है, सिविक्स का आपका पहला चैप्टर हो गया है, और इकोनॉमिक्स का भी आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। ओके, सून आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ये जो यूनिट टेस्ट में आने वाला होगा, यूटी में आने वाला होगा आपका। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट, बाय, स्टे सेफ।